नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विभा ताम्रकार, राजनीति विज्ञान की प्रवक्ता। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करें और बेल आइकन बटन अवश्य दबाएं, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, आज हम पढ़ाते हैं बीए फाइनल का थर्ड पेपर और प्लेटो के साम्यवाद की व्याख्या। आज हम प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत पढ़ाएंगे कि उसने किस तरह से साम्यवाद किया है। संपत्ति का साम्यवाद, परिवार तथा स्त्री का साम्यवाद, इससे संबंधित बहुत सारी चर्चा आपके साथ करेंगे। तो आइए देखते हैं अपना चैप्टर कि प्लेटो अपने साम्यवाद को राज्य के दो अल्पसंख्यक वर्गों, शासकों तथा सैनिकों तक ही सीमित रखता है। वह तृतीय बड़े वर्ग अर्थात जनसाधारण के लिए साम्यवादी व्यवस्था की कोई आवश्यकता महसूस नहीं करता है। प्लेटो की यह साम्यवादी योजना दो भागों में विभाजित है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो वह संपत्ति का साम्यवाद करता है और दूसरा परिवार अथवा स्त्रियों का साम्यवाद करता है। तो हम संपत्ति का साम्यवाद समझे पहले कि संपत्ति का साम्यवाद किसको दिया उसने, किसमें वह देखना चाहता था। तो प्लेटो शासकों और सैनिकों के लिए संपत्ति का निषेध करता था। क्या करता था? प्लेटो शासकों और सैनिकों, राजा और सैनिक जो देश की रक्षा करते थे, संपत्ति का निषेध करता है। वह इन दोनों वर्गों को सामूहिक रूप से राज्य के अभिभावक के नाम से संबोधित करता है। उसका विश्वास है कि संपत्ति एक बहुत बड़ा आकर्षण है जो किसी भी व्यक्ति को अपने पद से विचलित कर सकता है। संपत्ति पर शासकों का व्यक्तिगत स्वामित्व समाप्त किया जाना चाहिए, जिससे उनके मन और मस्तिष्क से संपत्ति के प्रति मोह को मिटाया जा सके। वह कहता था कि राजा और सैनिकों के लिए संपत्ति से दूर रखना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा आकर्षक है। संपत्ति व्यक्ति को भ्रष्ट कर देती है, तो वह इन चीज़ों को दूर रखता था। वह शासकों के लिए धन या संपत्ति को अनैतिक बतलाता था कि धन और संपत्ति उनके लिए अनैतिक है, कि वह व्यक्ति के हाथ में संपत्ति और शासन की शक्ति केंद्रित रहने से वह पद भ्रष्ट होकर भीषण परिस्थितियां उत्पन्न कर सकता है। अतः संपत्ति की शक्ति का शासक की संपत्ति से अलग रखना ही श्रेयकर है। शासक तथा सैनिक वर्ग निजी संपत्ति के अधिकारी नहीं बन सकते हैं। उसने दो वर्गों को अपनी पूरी रिपब्लिक में ही स्थान दिया और इन्हीं दो वर्गों को संपत्ति और परिवार से दूर रखा। व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से इनका 1 इंच भूमि पर भी स्वामित्व नहीं होना चाहिए। वह क्या कहता है कि शासक और सैनिक का 1 इंच भी इनका स्वामित्व स्थापित नहीं रहना चाहिए भूमि पर। भूमि तथा उसकी पैदावार के केवल उत्पादक ही अधिकारी हैं। अभिभावक वर्ग के पास अपने निजी घर भी नहीं होने चाहिए। प्लेटो इनके लिए ऐसे शिविरों में रहने की व्यवस्था करता है जो सदैव खुले और सार्वजनिक होते हैं। ऐसे वह व्यवस्था उनके घरों की करता है। अपनी रिपब्लिक में शासकों की जीवनचर्या का वर्णन करते हुए उसने लिखा है कि प्रथम तो जितनी कम से कम व्यक्तिगत संपत्ति आवश्यक है, उससे अधिक संपत्ति उनमें से किसी को भी नहीं रखनी चाहिए। दूसरे, किसी के पास ऐसा घर अथवा भंडार मीन्स कोष नहीं होना चाहिए जो सबके स्वेच्छापूर्वक प्रवेश के लिए नित्य खुला न रहता हो। उनकी भोज्य सामग्री इतनी मात्रा और ऐसी होनी चाहिए जो कि संयमी एवं साहसी योद्धा भाटों के लिए उपयुक्त हो। यह उनको नागरिकों तथा सुनिश्चित एवं सुनिर्धारित ढंग से उनकी संरक्षिता वृद्धि के रूप में इतनी मात्रा में मिलनी चाहिए कि ना तो वर्ष के अंत में आवश्यकताओं से अधिक बच रहे और ना ही कमी पड़े। युद्ध शिविरों में रहने वाले योद्धाओं के समान उनका भोजन एवं रहना सामूहिक होना चाहिए। रही सोने चांदी की बात, तो इसके विषय में हम उनसे कहेंगे कि सोना और चांदी तो उनको अपने देवताओं द्वारा नित्य ही अपनी आत्मा के भीतर प्राप्त है।
ईश्वर द्वारा तो सोना चांदी से भी वह वंचित रखता है, अतः उनको मर्त्यलोक की नित्य कोटि की धातु की कोई आवश्यकता नहीं है। मर्त्यलोक की धातु के मिश्रण द्वारा अपने को अपवित्र करना उन्हें सहन नहीं होना चाहिए। सारे नगर निवासियों में से इन्हीं के लिए सोने चांदी को हाथ में लेना अथवा स्पर्श करना या उनके साथ एकत्र एक छत्र के नीचे रहना या आभूषणों के रूप में उनको अपने अंगों के में धारण करना अथवा सोने चांदी के पात्रों का पीने के लिए उपयोग करना अवैध होगा। तो वह राजा को साधु सन्यासी की तरह रहना सिखाता है। इस प्रकार रहते हुए वे अपनी भी रक्षा कर सकेंगे और अपने नगर के सभी व्यक्तियों की भी। परंतु जब कभी भी वे अपनी भूमि, धन और घर उपार्जित कर लेंगे तब वे अपने अन्य नागरिकों जनों के सहायता बने रहने की अपेक्षा उन पर द्वेषपूर्ण अत्याचार करने वाले शासक बन जाएंगे। प्लेटो के उपरोक्त कथन से संपत्ति के साम्यवाद के राजनीतिक तथा व्यवहारिक आधार पर जोर दिया गया है। तो प्लेटो राजा और सैनिक दोनों को संपत्ति से बहुत दूर रखना चाहता था, वह कुछ उन्हें देना ही नहीं चाहता था सुख सुविधा की चीज़। और अब आता है परिवार अथवा पत्नियों का साम्यवाद। परिवार और पत्नियों में वह क्या करता है कि परिवार और पत्नियों का साम्यवाद में भी वह सैनिक और राजा को कुछ देना नहीं चाहता है। देखें, प्लेटो ने अभिभावकीकरण के लिए निजी संपत्ति का निषेध करने के साथ साथ उन्हें निजी परिवार का त्याग कर सारे राज्य को अपना वृहत परिवार मानने के लिए कहा है। वह कहता है पूरा देश उनके लिए एक परिवार है, लेकिन वह अपना पर्सनल परिवार नहीं रख सकता है। इसमें प्लेटो का उद्देश्य यह था कि शासन और सैनिक वर्ग कंचन के समान कामनी के मोह से भी मुक्त होकर अपने कर्तव्यों की उपेक्षा न करें। प्लेटो का मत है कि परिवार का मोह धन के मोह से अधिक प्रबल होता है। जब व्यक्ति का परिवार होगा तो वह कुछ नहीं कर सकेगा और परिवार में ही लगा रहेगा, और मनुष्य इसके लिए अनेक प्रकार के अनुचित और अनैतिक कार्य करने के लिए भी तैयार हो जाता है। सेवायन के शब्दों में संपत्ति की भांति ही प्लेटो विवाह का भी उन्मूलन करता है। यहाँ भी उसका यही उद्देश्य है कि प्लेटो का विचार है कि मोह पारिवारिक मोह बंधनों के कारण जन्मता है। यदि शासक परिवार के प्रति अनुरक्त होंगे तो वे राजकाज की ओर पूरा ध्यान नहीं दे पाएंगे। यदि क्योंकि व्यक्ति परिवार के ऊपर ध्यान देता है तो फिर वह राजकाज के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन इसकी बाद में कटु आलोचना भी होती है कि ऐसा नहीं है। संतान संबंधी चिंता व्यक्ति को स्वार्थी एवं संकीर्ण बनाती है। यह संपत्ति संबंधी आकांक्षा से भी अधिक घातक है। घरों पर बच्चों की शिक्षा दीक्षा का पूरा प्रबंध नहीं हो सकता है। घरों की शिक्षा बच्चों को इस योग्य नहीं बना सकती है कि वे राज्य की पूरी निष्ठा के साथ सेवा कर सके। तो पुनः सेवायन के ही शब्दों में विवाह के संबंध में प्लेटो का एक और भी उद्देश्य है। पुरुष प्रायः बड़ी लापरवाही से रहता है। इस तरह की लापरवाही घरेलू जानवरों तक में ही नहीं पाई जाती है। किसी भी जाति की उन्नति तभी हो सकती है जबकि उसके स्त्री पुरुष के बीच क्रिया नियंत्रण हो और केवल कुछ चुने हुए स्त्री पुरुषों का कार्य करने और संतान उत्पन्न करने की अनुमति दी जाए। तो उसने परिवार को भी राजा और सैनिकों से दूर रखा, जिसकी इसकी कटु आलोचना भी होती है कि प्लेटो ने ये सब गलत बताया है। तो इसकी जैसे बहुत चीज़ों में आलोचना है कि प्लेटो ने एक तो लक्ष्यों का भेद किया है। आलोचना में प्लेटो के साम्यवाद का लक्ष्य राजनीतिक है और वह विशिष्ट प्रकार की आर्थिक योजना के आधार पर राज्य में भ्रष्टाचार और कुशासन को दूर कर सुशासन स्थापित करना तथा राज्य में एकता को बनाए रखना चाहता है। आधुनिक साम्यवाद का प्रधान लक्ष्य आर्थिक है और वह विशेष प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था के आधार पर आर्थिक शक्ति का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहता है। क्योंकि ये जो साम्यवाद उसने किया है पत्नियों का, परिवार का और उसने संपत्ति का किया है, तो वह आधुनिक युग में ये संभव नहीं है। जो उसने वर्गीय आधार पर भेद किया है
प्लेटो का साम्यवाद जैसे कहा जा सकता है, क्योंकि यह शासन और सैनिक वर्ग पर ही लागू होता है, जिसकी संख्या संपूर्ण जनसंख्या की आधे से भी कम होती है। किंतु आधुनिक साम्यवाद इस अर्थ में सर्वव्यापी है और कि वह राज्य के सभी नागरिकों पर लागू होता है। तो आलोचक कहते हैं कि इस प्रकार से वह जो साम्यवाद उसने किया है वह गलत है। प्लेटो के साम्यवाद में संपत्ति की सामूहिक व्यवस्था के साथ साथ स्त्रियों की भी सामूहिक व्यवस्था पाई जाती है, जो नितांत गलत है। तो आलोचक कई चीज़ों में इसकी आलोचना करते हैं कि जो उसने साम्यवाद किया है, क्योंकि बिना पैसे का आधुनिक युग में कोई काम नहीं हो सकता है, और परिवार व्यक्ति के लिए, वो कहता है परिवार राजा के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन परिवार बहुत ज़रूरी रहता है, संपत्ति भी व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। तो यहाँ आलोचक उनकी कटु आलोचना करते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों कि ये साम्यवाद भी आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।